फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में रिलीज तेलुगु हॉरर मूवी पिंडम। मूवी की शुरुआत में हम अनम्मा नाम एक औरत को देखते हैं जो कि एक तांत्रिक है। वो अपने कार से कहीं जा रही होती है जब उसकी कार एक घर के सामने रुकती है और हम देखते हैं अनम्मा कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है। तभी एक कुत्ता उसकी कार के पास आकर भौंकने लगता है। वो अजीब तरीके से भौंक रहा होता है और फिर वो कुत्ता अपना सर बार बार कार से टकराने लगता है और ऐसा करते हुए वो वहीं मारा जाता है। कुत्ते की हरकतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी के बस में हो। तो अनम्मा अपने कार से उतरती है और अपने ड्राइवर से बोलती है, ये कोई आम कुत्ता नहीं लग रहा, जरूर इसके साथ कुछ हुआ है। तुम एक काम करो, इस कुत्ते को गांव से बाहर ले जाकर जमीन में दफना दो। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लोकनाथ है। वो अनम्मा के पास आता है और बोलता है कि मुझे प्रोफेसर दशरथ राम जी ने भेजा है। वो बताता है मैं यहाँ पर एक केस स्टडी करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपके साथ कुछ दिन रहना होगा। और साथ ही लोकनाथ अनम्मा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। अब अनम्मा एक घर में जाती है जहाँ एक बच्ची के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया था। अनम्मा जब उस घर में जाती है तो वो देखती है कि उस घर के पौधे तक मुरझा गए हैं। तो अनम्मा की नजर वहीं एक फोटो पर जाती है जिसके ऊपर फूलों का हार चढ़ाया होता है। अब अनम्मा उस लड़की से बातचीत करती है और लोकनाथ इस बातचीत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। जब अनम्मा उस लड़की से पूछती है कि क्या तुम स्कूल जाती हो, तो बोलती है नहीं। वो बोलती है स्कूल जाने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं सारी जानकारी अखबार और किताबों से इकट्ठा करती हूँ। तभी उस लड़की का फादर बोलता है अनम्मा से कि हम लोग कल ही यूएस से अभी आए हैं और मेरी बेटी को यहाँ किसी भी लोकल लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है। ये बातें सुनकर अनम्मा चौंक जाती है और तभी उस घर में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। हम देखते हैं घर के सारे सामान अपने आप हिलने लगते हैं। तो अनम्मा लोकनाथ को बाहर जाने के लिए बोलती है। अब अनम्मा उस आत्मा से उसका नाम पूछती है तो एक पुरुष की आवाज में जवाब देती है क्यों। और उस लड़की के बैठने का स्टाइल बिल्कुल ही वैसा था जैसे उस आदमी के फादर का फोटो में था। तो अनम्मा उस आदमी से पूछती है क्या तुमने अपने फादर का अंतिम संस्कार किया था। तो बोलता है नहीं, उस समय मैं नहीं आ पाया क्योंकि मुझे कोई फ्लाइट नहीं मिली। तो अनम्मा बोलती है तुम पैर पकड़कर अपने फादर से माफी मांगो और उनकी कोई प्यारी चीज लाओ जो उनको सबसे ज्यादा पसंद थी। वो आदमी अपने फादर से माफी मांगता है और उनके लिए खाने की उनकी प्यारी चीज खीर लेकर आता है। और इधर अनम्मा मंत्रों का उच्चारण जारी रखती है और थोड़ी देर में हम देखते हैं वो लड़की बिल्कुल शांत हो जाती है और वो आत्मा उसको छोड़कर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अनम्मा लोकनाथ के साथ कार में जा रही होती है। लोकनाथ पूछता है कि आपने उस लड़की को कैसे ठीक किया। तो अनम्मा बताती है कि वो लड़की अब ठीक हो गई है। तो लोकनाथ पूछता है कि इसका मतलब आपने आत्मा को भगवान के पास भेज दिया। तो ये अनम्मा बोलती है ऐसा नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके हैं। हमें लगता है कि किसी चीज को जला देने से या दफना देने से वो चीज खत्म हो गई, लेकिन उसकी शक्तियाँ हमारे आसपास हमेशा रहती हैं। और बातचीत के दौरान लोकनाथ पूछता है कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो आप एक तांत्रिक का काम क्यों करती हैं। तो अनम्मा बताती है कि मेरे फादर भी एक तांत्रिक थे जो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। और एक बार एग्जॉर्सिज्म के दौरान मेरी बहन की मौत हो गई और मेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ दिनों बाद मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और मेरे फादर अपने अंतिम समय में अपनी सारी विद्याएं मुझे दे गए और मुझसे बोला इसका इस्तेमाल हमेशा लोकहित में करना। तो लोकनाथ अनम्मा से पूछता है कि आप अपनी जिंदगी की सबसे कठिन केस के बारे में बताइए जब आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आप उस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगी या सॉल्व करने में काफी कठिनाई आई हो। तो अनम्मा बताती है कि हाँ, मेरा सामना एक बहुत ही ताकतवर शैतान से हुआ था और ये कहानी उस शैतान की थी जिसने कभी दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। ऐसा कह सकते हो कि उसे दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया। वो बताती है ये घटना 1990 की है जहाँ एक ईसाई परिवार एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। अब सीन पास्ट में चला जाता है और समय होता है 1990 का, जहाँ हम एंथोनी नाम के एक आदमी को देखते हैं। एंथोनी एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ एक घर देखने जाता है। वो घर देखने में बाहर से काफी सुंदर और बड़ा होता है लेकिन गाँव से थोड़ा बाहर और हटके होता है। जब एंथोनी घर के अंदर जाता है तो उसे घर बहुत पसंद आता है क्योंकि वो घर अंदर से भी बहुत खूबसूरत और काफी बड़ा था। और सबसे बड़ी बात, एंथोनी को ऐसा घर चाहिए था जिस घर का मेन डोर उत्तर पूर्व दिशा में हो क्योंकि एंथोनी की 2 बेटियां थी और एंथोनी की माँ चाहती थी कि उसके घर बेटा आए और जो बेटा आएगा वो उसके पिता का ही रूप होगा। और साथ ही एंथोनी को वो घर मार्केट रेट से काफी सस्ते में मिल रहा था। तो एंथोनी बिना सोचे समझे उसे हाँ कर देता है और अगले ही दिन अपने पूरे परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाता है। और हम देखते हैं एंथोनी के साथ उसकी माँ, उसकी वाइफ मेरी और उसकी बड़ी बेटी सोफी और उसकी छोटी बेटी तारा होती है, जिसमें तारा ना तो बोल सकती है ना तो सुन सकती है। वहीं एंथोनी नोटिस करता है कि ऊपर वाले फ्लोर का एक कमरा जो लकड़ी के पट्टे लगाकर सील कर दिया गया था, वो कारपेंटर बुलाकर उन पट्टों को हटवाता है। जब एंथोनी उस कमरे में जाता है तो देखता है वहाँ पुराने जमाने के कई सारे फर्नीचर जैसे कुर्सी और सामान रखे हुए थे और वहीं उन सामानों के साथ में पुराने जमाने के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जैसे तबला, ढोल,
ढोलक और बहुत सारे। एंथोनी और उसकी पूरी फैमिली इस घर में आकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि घर के अंदर काफी बड़ा जगह होता है और घर के बाहर भी खुला मैदान होता है बच्चों को खेलने के लिए। एंथोनी की माँ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें इतने सस्ते में इतना बड़ा घर कैसे मिल गया। लेकिन तभी हम देखते हैं घर में रखी हुई घड़ी का टाइम अपने आप चेंज हो जाता है और वो चेंज होकर कई घंटे आगे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम तारा को देखते हैं जो घूमते हुए उस कमरे में पहुंच जाती है जिसमें काफी पुराना सामान रखा होता है। लेकिन तभी तारा को उस कमरे में कुछ आहट महसूस होती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है। तो तारा डर कर वहाँ से भाग जाती है। और इधर हम मेरी को देखते हैं, पूरा घर सेटअप करती है और अपने फादर इन लॉ का फोटो वहाँ लगाती है। अब हम देखते हैं रात में जब एंथोनी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसकी माँ बोलती है कि मैंने चर्च में प्रे किया है और इस बार देखना हमारे घर लड़का ही आएगा और वो तुम्हारे पिता का अवतार होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि एंथोनी की माँ अपनी बहू और बेटे से हमेशा एक पोते की चाह रखती है, क्योंकि एंथोनी को सिर्फ 2 बेटियां ही थी। रात में तारा जब अपने कमरे में सोने जाती है तो उससे पहले उस स्टोरेज वाले रूम से कुछ उसे आहट सुनाई देती है। वो दोबारा झांकती है और कुछ देखकर डर जाती है। वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है और अपने बिस्तर में डर कर सो जाती है। रात में जब सोफी और तारा सो रहे होते हैं तो सोफी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब सोफी कमरे में चारों तरफ देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसका ध्यान तारा की तरफ जाता है। वो देखती है कि तारा सोते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। वो तारा को जगाती है और पूछती है, लेकिन सोफी को पता था कि तारा तो बोल नहीं सकती। तो सोफी को लगता है हो सकता है वो इसका बहम रहा हो। अगले दिन मैरी नोटिस करती है कि तारा के हाथ पे कुछ चोट का निशान है, लेकिन जब वो तारा से पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी तो तारा बोलती है उसे कुछ पता नहीं। अभी वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ टूटने की आवाज आती है। जब वो बाहर गैलरी में जाते हैं तो देखते हैं कि मैरी ने जो तस्वीरें वहाँ हैंग की थी वो सब अपने आप गिरने लगती हैं। ऐसा होता देख एंथोनी और उसकी फैमिली एक पल को घबरा जाती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि सारी की सारी तस्वीरें एक साथ नीचे कैसे गिर गयी। तो एंथोनी की माँ आगे बढ़कर एंथोनी के फादर की फोटो उठाती है, लेकिन तभी टूटे हुए कांच से उनका हाथ कट जाता है। तभी हम देखते हैं वहीं दीवार के ऊपर एक कोने में एक छोटी सी तस्वीर पहले से हैंग होती है जो नहीं गिरती, और शायद उस तस्वीर को मैरी ने नहीं लगाया था। अब एंथोनी अपने काम के लिए निकलता है। वो पास के गाँव में एक राइस मिल में एज ए अकाउंटेंट काम करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तारा बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। तभी उसके पास हम एक शैडो को देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एंथोनी को देखते हैं जो रात अपने ऑफिस का सारा काम निपटा कर वहाँ से घर आने के लिए निकलता है तो देखता है उसका स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। एंथोनी काफी ट्राई करता है लेकिन उसका स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होता। तभी उसके पास एक आदमी आता है, उसके हाथ में लालटेन होता है। वो बोलता है कि इतनी रात में यहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, अगर आप चाहो तो मेरा लालटेन लेकर पैदल ही घर के लिए जा सकते हो। हालांकि एंथोनी पैदल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो इस एरिया में नया था, उसे तो ढंग से वहाँ के रास्ते भी नहीं पता थे। लेकिन न चाहते हुए भी वो लालटेन लेकर पैदल ही अपने घर के लिए निकलता है। रास्ते में एंथोनी को कुछ आहट महसूस होती है और रुक कर देखता है तो उसे आसपास कोई नहीं दिखता। वो डर जाता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी आता हुआ दिखता है तो एंथोनी भी उसी आदमी के साथ हो लेता है। और वो रास्ते में बातचीत के दौरान उस आदमी को बताता है कि वो भी इस गाँव में नया है और यहाँ के रास्ते भी ढंग से नहीं जानता। जब एंथोनी अपने घर के पास पहुँचता है तो आदमी को इशारे करके बताता है कि मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन जैसे ही एंथोनी पीछे मुड़ता है देखता है वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। अब एंथोनी लालटेन अपने घर के बाहर के कुएं के पास रखता है और वो हाथ मुंह धोने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है वो आदमी उसके बगल में खड़ा होता है। लेकिन एंथोनी जैसे ही ऊपर देखता है वो देखता वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। ये सब देखकर एंथोनी बुरी तरह डर जाता है। वो घर के दरवाजे को पीटने लगता है। जैसे ही मैरी दरवाजा खोलती है वो घर के अंदर जाता है और दरवाजा जल्दी से बंद कर लेता है। मैरी उससे पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। जब एंथोनी रात में सो रहा होता है तो उसके विजन में वही आदमी बार बार आता है। और दूसरी तरफ हम सोफी और तारा को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही होती है। तभी सोफी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और सोफी की नींद खुल जाती है। वो बिस्तर पर देखती है तो तारा वहाँ नहीं होती, लेकिन सोफी को ये आवाज सुनाई देती है कि मैं इधर हूँ, अंधेरे में मेरी तरफ देखो। जैसे ही सोफी दूसरी तरफ मुड़ती है तो देखती है वहाँ तारा खड़ी होती है और वो कुछ बड़बड़ा रही होती है। उसको ऐसा देख सोफी चीखने लगती है। तभी वहाँ एंथोनी और मेरी भागते हुए आते हैं तो सोफी उन्हें बताती है कि मैंने तारा को बोलते हुए सुना। तो उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता, और करता भी तो कैसे, सबको पता था कि तारा तो बचपन से ही न बोल सकती है न सुन सकती है। तो एंथोनी समझाता है कि सोफी ये तुम्हारा वहम होगा, तुम जानती हो तारा बोल नहीं सकती। अब अगले दिन सुबह हम देखते हैं एंथोनी अपने काम के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ एक कारपेंटर आता है जिसको एंथोनी ने ही भेजा था घर पे जो खिड़कियाँ और दरवाजे टूट गए थे उनकी रिपेयर के लिए। और वहीं हम देखते हैं उस कारपेंटर के साथ उसकी छोटी बहन भी होती है। तो तारा और सोफी कारपेंटर की बहन के साथ खेलने लगती हैं। और थोड़ी देर बाद जब मेरी वहाँ आती है और अपने बच्चों को
खेलते हुए देखती है तो पूछती है तुम यहाँ कौन सा गेम खेल रही हो? तो बताती है ये 25 का गेम है। हालांकि मेरी ने इस गेम का नाम पहले कभी नहीं सुना था। तो पूछती है कि तुम्हें कहाँ से मिला? तो सोफी बताती है कि कारपेंटर की छोटी बहन यहाँ आई थी और वो हमारे साथ खेल रही थी और उसको एक गेम स्टोर रूम में मिला और उसी ने हमें 25 का गेम खेलना सिखाया। जब मेरी सोफी से पूछती है कि अभी वो कहाँ है? तो बोलती है कारपेंटर की बहन तो अभी अभी नीचे गई है। अब मैरी अपने बच्चों के लिए जूस बनाती है तो 2 गिलास जूस उस कारपेंटर और उसकी बहन के लिए भी बनाती है और जाकर कारपेंटर को देती है और बोलती है 1 गिलास है तुम्हारे लिए और 1 तुम्हारी छोटी बहन के लिए। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं उस घर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। घर की सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं और जिस कमरे में एंथोनी की मां सो रही थी उस कमरे में रखी हुई एक लकड़ी की चेयर अपने आप इधर उधर मूव होने लगती है और ये आवाजें सुनकर उसकी माँ की नींद खुल जाती है। अब एंथोनी की माँ को दोबारा वही कुर्सी मूव होने की आवाज आती है तो उठती है और अपने पति के फोटो के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उनसे माफी मांगती है। बोलती है अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि एंथोनी की माँ को लगता था कि ये सब एंथोनी के फादर की आत्मा कर रही है, वो शायद इन लोगों से नाराज है। जब एंथोनी सो रहा होता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। वो अपने कमरे का दरवाजा चुपके से खोलता है और नीचे आता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी उसे घर के बाहर से आवाज आती है। जो अपने घर की विंडो खोलता है तो देखकर शौक रह जाता है। वो देखता है उसकी बेटी तारा घर के बाहर वाले कुएं पर बैठकर रस्सी खींच रही होती है। एंथोनी जल्दी जल्दी घर से बाहर निकलता है लेकिन तभी एंथोनी को किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखता है तो देखकर सन्न रह जाता है। उसके घर के बालकनी पर एक औरत और 4 लड़कियों की आत्मा खड़ी थी। एंथोनी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो दोबारा मुड़कर देखता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं होता है, सब गायब हो चुके होते हैं। और इधर जब एंथोनी तारा की तरफ मुड़ता है तो देखता तारा वहाँ नहीं होती। उसे लगता है कि तारा कहीं कुएं में न गिर गई हो। वो कुएं के पास जाता है और तारा को आवाज लगाता है। तभी हम देखते हैं एक भूतिया हाथ एंथोनी को पीछे से धक्का देता है और एंथोनी उस कुएं में गिर जाता है। अगली सुबह जब मैरी सोकर उठती है तो देखती है एंथोनी बेड पर नहीं होता। वो नीचे जाती है और अपनी सास और अपनी बेटियों से पूछती है कि क्या उन्होंने एंथोनी को देखा है? तो बोलते हैं नहीं, हमने एंथोनी को सुबह से नहीं देखा। तो मैरी को लगता है शायद एंथोनी बाहर गया होगा। वो घर के बाहर जाती है, आवाज लगाती है। तभी मैरी को घर के बाहर के कुएं से आवाज सुनाई देती है। जब वो कुएं में झांकती है देखती है कि एंथोनी तो पानी में नीचे कुएं में होता है। शायद कुआं गहरा नहीं था इसलिए एंथोनी की जान बच जाती है। तो मैरी गाँव वालों की मदद से एंथोनी को कुएं से बाहर निकालती है। अब एंथोनी मैरी को बताता है कि रात में जब मैं सो रहा था तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं नीचे गया तो देखा तारा कुएं के पास बैठकर रस्सी खींच रही थी, लेकिन जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो तारा वहां से एकाएक गायब हो गई और तभी किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं कुएं में गिर गया। लेकिन तभी एंथोनी जहाँ काम करता है वहाँ के मालिक का कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम्हें अभी ऑफिस आना है। तो एंथोनी घर से ऑफिस के लिए निकलता है और मैरी से बोलता है कि आज काम ज्यादा है तो शायद आने में मुझे देर हो जाए। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं सोफी बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी। तभी तारा उस कारपेंटर की बहन के साथ उसके पास आती है और बोलती है हम घर के बाहर खेलने जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं तारा उस लड़की के साथ घर के बाहर नहीं खेलती है, वो घर से दूर चली जाती है। और इधर मैरी जब काफी देर से तारा को नहीं देखती तो सोफी से पूछती है कि तारा कहाँ है? तो सोफी बताती है वो तो कारपेंटर की बहन के साथ बाहर खेल रही है। तो मैरी घर से बाहर जाती है और देखती है तारा वहाँ नहीं होती। वो तारा को ढूंढते हुए उस कारपेंटर के घर पहुँच जाती है और जब मैरी उस कारपेंटर से पूछती है कि तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है तो कारपेंटर बोलता है कि मैम साहब मेरी तो कोई छोटी बहन है ही नहीं, और उस दिन भी जब आपने मुझे ग्लास देते हुए बोला कि तुम अपनी बहन को दे देना तब भी मैं कुछ समझ नहीं पाया और आज भी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर मैरी के तो होश उड़ जाते हैं। अब वो समझ नहीं पाती कि अगर वो लड़की कारपेंटर की बहन नहीं थी तो फिर वो कौन थी जो उसके बच्चों के साथ 2-3 दिनों से आकर खेल रही थी। और वहीं दूसरी तरफ हम तारा को देखते हैं जो रात में रोड के किनारे अकेले चली जा रही थी। तभी अनम्मा अपने कार से वहाँ से गुजरती है और अकेली लड़की को रात में जाता देख वो अपनी कार रोकती है और तारा से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम अकेली कहाँ जा रही हो? तारा इशारों से बताती है। तो अनम्मा तारा को अपने कार में बैठा लेती है। अब मेरी तारा को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी तारा अपनी माँ को देख लेती है। तो अनम्मा से इशारे में बताती है कि मेरी माँ बाहर है। तो अनम्मा मैरी को बताती है कि तारा मुझे सड़क पर अकेले जाते हुए मिली। तो मैरी बताती है हम लोग इस गाँव में अभी नए हैं और बच्ची शाम को खेलने निकली और शायद रास्ता भटक कर यहाँ चली आई। तो अनम्मा उन दोनों को अपने कार से मैरी के घर छोड़ने जाती है, लेकिन तभी अनम्मा की नजर उस घर की बालकनी पर जाती है और वहाँ उसे एक बच्ची की आत्मा दिखती है। हालांकि अनम्मा वहाँ से चली जाती है। अब रात में जब एंथोनी की माँ सो रही होती है तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने
कमरे से बाहर आती है और आवाज का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि ये रोने की आवाज उस स्टोर रूम से आ रही थी। वो एंथोनी और मैरी को बुलाती है और एंथोनी जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोलता है उस घर की लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो मैरी कैंडल जला के लाती है। एंथोनी उस कमरे के अंदर जाता है तो हम देखते हैं वो कुर्सी अपने आप मूव होने लगती है। तभी एंथोनी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसको पीछे से टच किया। एंथोनी बोलता है कौन है यहाँ? तभी वो कुर्सी अपने आप मूव हो जाती है। अब एंथोनी और उसकी पूरी फैमिली डर जाती है। लेकिन जैसे ही एंथोनी रूम से बाहर जाना चाहता है उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एंथोनी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा उससे नहीं खुलता और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो कुर्सी अपने आप तेजी से मूव हो रही होती है। तभी एंथोनी देखता है उसके सामने एक औरत की आत्मा होती है और उसको देखकर एंथोनी की चीख निकल जाती है। तभी औरत एंथोनी का गला पकड़कर उसे धक्का देकर गिरा देती है और एंथोनी वहीं बेहोश हो जाता है। अब उसकी पूरी फैमिली पूरी रात उस कमरे के बाहर बैठी होती है और एंथोनी कमरे के अंदर बेहोश पड़ा होता है। अगली सुबह मैरी उस एजेंट को कॉल करती है तो एक पुलिस ऑफिसर को लेकर एंथोनी के घर आता है। वो दोनों मिलकर मुश्किल से दरवाजा खोलते हैं लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं एंथोनी अभी भी बेहोश होता है। जब एंथोनी होश में आता है तो हम देखते हैं वो काफी डरा हुआ होता है। अब एंथोनी की बातों पर पुलिस वालों को भरोसा नहीं होता और वहीं एंथोनी उस एजेंट से बोलता है कि तुमने जानबूझकर मुझे ऐसे घर में फंसा दिया, अब तुम्हें मुझे इसके बदले में दूसरा घर दिलाना होगा। हालांकि एंथोनी को भी पता था ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एजेंट बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि हाँ ऐसा कुछ है और हमारे इस गाँव में एक अनम्मा नाम की औरत रहती है, उसके पास आपकी इस समस्या का जरूर समाधान होगा। अब उसी शाम जब एंथोनी अपने ऑफिस से घर वापस आता है तो अपनी माँ और अपनी वाइफ को बोलता है कि मैंने वहीं राइस मिल के पास एक किराए का घर देखा है और अब हम इस घर में एक दिन भी नहीं रहेंगे, सारा सामान पैक करो, कल सुबह ही हमें घर छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं उसका पूरा परिवार सामान की पैकिंग करने लगता है। लेकिन तभी एंथोनी को मैरी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भाग कर जाता है तो देखता है मैरी गिर गई थी। अब मैरी प्रेग्नेंट थी और ऐसी हालात में गिरना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। अब मैरी को काफी दर्द होता है तो एंथोनी मैरी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और इधर मैरी की माँ और उसकी बच्चियाँ घर पर होती हैं। तभी एंथोनी की माँ एंथोनी को हॉस्पिटल में कॉल करती है और मैरी की तबीयत के बारे में पूछती है और साथ में ये बताती है कि किसी औरत का तुम्हारे लिए कॉल आया था तो मैंने उनको हॉस्पिटल का नंबर दे दिया है। और थोड़ी देर बाद एंथोनी को अनम्मा का कॉल आता है और वो बोलती है कि तुम्हारा परिवार खतरे में है और तुम उस घर को छोड़ने की कोशिश मत करना। हालांकि एंथोनी अनम्मा की बात नहीं मानता। वो बोलता है कि कल सुबह होते ही मैं उस घर को छोड़ दूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अब थोड़ी देर बाद एंथोनी को सोफी का कॉल आता है और वो बताती है कि पापा दादी अब नहीं रही और जल्दी घर आ जाओ, मैं और तारा अकेले हैं और हमें डर लग रहा है। ये बातें सुनकर एंथोनी टूट जाता है और उसे अनम्मा की वो बातें याद आती हैं कि तुम कुछ भी कर लो तुम वो घर छोड़कर नहीं जा सकते। अब अनम्मा एंथोनी की घर आती है और जब वो घर के अंदर जाकर चीजों को महसूस करती है तो उसे पता चलता है कि इस घर के अंदर किसी ताकतवर आत्मा का कब्जा है। लेकिन तभी उसे वहाँ एंथोनी की माँ की आत्मा दिखती है। जब अनम्मा उसे बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई तो कुछ जवाब नहीं देती। लेकिन थोड़ी देर बाद अनम्मा को एक दूसरी आवाज सुनाई देती है तो अनम्मा को वहाँ एक दूसरी औरत की आत्मा दिखती है। तो अनम्मा बोलती है मैं जानती हूँ तुम इस घर की पुरानी मालकिन हो और तभी वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अब अनम्मा एंथोनी की माँ के फ्यूनरल में शामिल होती है और वो एंथोनी के फादर का फोटो जो घर में होता है उसे लेकर आती है और एंथोनी की माँ की डेड बॉडी के साथ वो फोटो भी उसी कब्र में दफन कर देती है। अब अनम्मा दोबारा मैरी के साथ में उसके घर में जाती है तो मैरी अनम्मा को उस जगह ले जाती है जहाँ पर तस्वीरें अपने आप गिरने लगी थी। तो ही अनम्मा की नजर कोने में लगी उस एक पुरानी फोटो पे जाती है। वो मैरी से पूछती है ये किसकी फोटो है तो मैरी बोलती है मैं नहीं जानती, शायद इस घर के पुराने मालिकिन की होगी। जैसे ही मैरी अपने कमरे में जाती है तो देखकर सरप्राइज रह जाती है क्योंकि उसके फादर इन लॉ की फोटो थोड़ी देर पहले उन्होंने दफन कर दिया था, वो फिर से उसी कमरे में उसी जगह पर होती है। तो अनम्मा उस फोटो को देखकर बोलती है कि खेल अब शुरू हो गया है और उसकी ये बातें सुनकर मैरी पूरी तरह घबरा जाती है। अब अनम्मा मैरी से बातें कर रही होती है तभी उसे कुछ बाहर आवाज सुनाई देती है। जब वो विंडो खोलकर देखती है तो उसकी नजर घर के बाहर के बरगद के पेड़ पे जाती है। तो अनम्मा घर के बाहर के उस बरगद के पेड़ के पास जाती है और जैसे ही उस पेड़ को टच करती है वहाँ उसे दो बच्चियां खेलते हुई दिखती हैं। वो घर के अंदर आती है और एंथोनी और मैरी को बताती है कि हाँ 60 साल पहले यानी कि 1930 में एक परिवार रहता था जो पहले तो काफी खुश था लेकिन बाद में उस परिवार में लड़ाइयाँ शुरू हो गयी और एक दिन उस परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। भी अनम्मा ये बात बताई रही थी तभी उस घर की सारे सामान हिलने लगते हैं और हम देखते हैं नीचे फर्श पे पड़ी हुई एक रस्सी अपने आप अनम्मा के गले में कस जाती है और अनम्मा का दम घुटने लगता है
और जब एंथोनी अनम्मा की हेल्प के लिए जाता है, वो अनजान ताकत एंथोनी को उठाकर दूर फेंक देती है। अनम्मा पास में रखे हुए एक क्रॉस को अपने हाथ में ले लेती है और उसके बाद वो आत्मा उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो अनम्मा बोलती है कि मुझे लगता है यहाँ कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि मैं इस घर के इतिहास के बारे में जानूं। वो मुझे रोकना चाहती हैं और अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे अमावस्या से पहले यहाँ लौटना होगा। तो अनम्मा वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं एंथोनी उस रूम को दोबारा लकड़ी के फट्टे लगाकर सील करवा देता है। अब अनम्मा एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करती है और जैसा अनम्मा ने बोला था कि ऐसे ताकतवर शैतान से उसका सामना पहली बार हुआ था, तो इसलिए अनम्मा को एक्सॉर्सिज्म के लिए वो धर्म स्थलों पर जाती है और वहाँ से रिचुअल के लिए प्रोटेक्शन सर्कल इकट्ठा करती है, जैसे मंदिर से ओम और स्वास्तिक का निशान और चर्च से क्रॉस का निशान। वहीं जो अपने घर पर अनम्मा ध्यान लगाती है तो उसे पता चलता है कि एंथोनी की माँ कैसे मारी गई थी। वो देखती है जब उस रात एंथोनी की माँ घर में अकेली थी, तभी उसे कुछ आहट महसूस होती है। जब वो नीचे बरामदे में जाती है तो देखती है सीढ़ियों पे एक औरत खड़ी थी। जब उसके पास जाती है देखती है कि वो औरत की आत्मा थी और एंथोनी की माँ को सीढ़ियों के ऊपर से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब अनम्मा दोबारा एंथोनी के घर आती है और उसके साथ उसके 2 असिस्टेंट भी होते हैं जो एक्सॉर्सिज्म में उसकी हेल्प करते हैं। जब वो लोग आसपास की चीजों को चेक करते हैं तो उन्हें बरगद के पेड़ पर एक बच्ची का कंकाल मिलता है। तो अनम्मा बताती है ये कंकाल इसी घर में रहने वाली एक बच्ची का है जो अपने बाप के खौफ से डरकर इस बरगद के पेड़ पे जाकर छुप गई थी और बाद में शायद वो मारी गई। वहीं दूसरी तरफ हम तारा और सोफी को देखते हैं, लेकिन तभी तारा को बरगद के पेड़ के साइड से एक आवाज आती है और जब तारा वहाँ जाती है तो हम देखते हैं वो पोसेस्ड हो जाती है और तारा वहीं बेहोश हो जाती है। तो वो लोग तारा को उठाकर घर के अंदर लाते हैं और एक टेबल पर लिटा देते हैं। अब अनम्मा अपने असिस्टेंट आर्या और सोहेल को बोलती है कि एक्सॉर्सिज्म की तैयारी शुरू करो। वो लोग अपने साथ लाए हुए सारे सामान को तारा के चारों तरफ एक घेरे की तरह रख देते हैं और वहीं दूसरी तरफ अनम्मा सबको एक्सॉर्सिज्म की गाइडलाइन बताती है। वो बताती है कि आज की रात ना तो कोई सोएगा और ना कोई कुछ खाएगा पिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई बाहरी आवाज दे तो आपको उसकी आवाज पे ध्यान नहीं देना है। अगर कोई बाहरी आपको बुलाए उसकी आंखों से आंखें नहीं मिलानी है। वो घर में चारों तरफ होली वाटर का छिड़काव करते हैं और वो लोग वहीं घर के चारों तरफ एक सुरक्षा धागा बांधते हैं। अब एक्सॉर्सिज्म शुरू हो जाता है और हम देखते हैं घर की सारी लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं और थोड़ी ही देर में पूरे घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और घर में अंधेरा हो जाता है। तो अनम्मा अपने लोगों से बोलती है लालटेन जलाओ। वो लोग लालटेन जलाकर अब एक्सॉर्सिज्म को जारी रखते हैं। जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म आगे बढ़ता है हम देखते हैं तारा के शरीर में हरकत होनी शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ उस कमरे से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं जिस कमरे को लॉक कर दिया गया था। अब तारा का शरीर हवा में धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद तारा बोलती है पापा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। लेकिन अनम्मा बोलती है कि हमें किसी की कोई बात नहीं सुननी है, ये सब उस शैतान की चाल है और हमें इन सब चीजों को नजरअंदाज करना होगा। अब तारा आवाजें बदल बदल कर बात कर रही थी और तभी उस स्टोर रूम का दरवाजा खुल जाता है और तारा हवा में उड़ते हुए उस रूम में जाती है और उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अब अनम्मा और उसका असिस्टेंट दोनों उस स्टोर रूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक बेसमेंट का दरवाजा मिलता है। जब वो दरवाजे को खोलकर बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत बड़ा बॉक्स होता है और वो जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं अंदर का सीन देखकर वो शॉक रह जाते हैं क्योंकि उस बॉक्स में कई सारे बच्चों के कंकाल होते हैं। और तभी हम देखते हैं अनम्मा का सर घूमने लगता है और सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है और समय होता है 1930 का और हम नायुदम्मा नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी वही होता है जो एंथोनी को उस रात में मिलता है और रास्ते में गायब हो जाता है। तो नायुदम्मा उसी घर में अपनी वाइफ और अपनी 4 बेटियों के साथ रहता था। उसके साथ उसकी माँ भी रहती थी। अब नायुदम्मा को सिर्फ 4 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था। तो उसकी माँ उसकी वाइफ को रोज ताने मारती थी और वो लोग उस औरत पे बहुत अत्याचार करते थे। और हम देखते हैं नायुदम्मा की वाइफ अभी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी माँ एक तांत्रिक को बुलाती है ताकि वो चेक कर सके कि अभी उसकी वाइफ के पेट में लड़का है या लड़की। तो तांत्रिक औरत बताती है कि नायुदम्मा इस बार फिर से एक बेटी का बाप बनेगा। ये बात सुनकर नायुदम्मा बहुत गुस्सा होता है। वो चाकू लेकर आता है और अपनी वाइफ का पेट उस चाकू से फाड़ देता है जिससे उसके वाइफ की वहीं पर मौत हो जाती है। वो अपने अजन्मे बच्चे को बाहर निकालता है और उसे भी मार देता है। अब उसके सर पर खून सवार होता है। वो वही चाकू लेकर अपनी बेटियों के पास जाता है और एक एक करके उन सबको मारना शुरू कर देता है। वहीं हम देखते हैं उसकी एक बेटी घर से बाहर भागती है और उस बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है और दूसरी तरफ वो तांत्रिक औरत उस अजन्मे बच्चे को लाती है और बरगद के नीचे वहीं जमीन में दफना देती है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम अनम्मा को देखते हैं। अब अनम्मा उस घर के सारे पुराने सामान, उस औरत की फोटो और कंकाल सब
सबको इकट्ठा करती है। अब अनम्मा मैरी से पूछती है कि इस घर में सब पर कभी न कभी अटैक हुआ है, क्या तुम पर भी कभी अटैक हुआ है? तो मैरी बोलती है नहीं। तो अनम्मा बोलती है वो इसलिए कि आज से 60 साल पहले जिस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार दिया गया और वो पिंड पंचभूतों की मदद से अब महाशक्तिशाली बन गया है और वो मेरी की रक्षा कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि जब मेरी बच्चे को जन्म देगी वो उसे अपने कब्जे में ले लेगा। अब अनम्मा पूरी पूजा की तैयारी करती है और आटे का एक पिंड बनाती है और मैरी से बोलती है इसे आप पिंड समझकर इसके सिर पर 280 बार घी की बूंदे डालते हुए मंत्र का जाप करो। और एंथोनी और अपने असिस्टेंट को बोलती है कि जो कंकाल है उनको बाहर ले जाओ और उनका अंतिम संस्कार करो। ऐसा करने से उन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। जब अनम्मा का असिस्टेंट बाहर उन अस्थियों को जला रहा होता है तभी वहाँ नायोदम्मा की आत्मा आ जाती है और वो गलती से उसकी आंखों में देख लेता है और फिर नायोदम्मा उसे अपने बस में कर लेता है। वो घर के अंदर आता है और सब पर हमला करने लगता है। तो अनम्मा अपने पिता का दिया हुआ लॉकेट निकालती है और उसके गले में डाल देती है और मंत्र पढ़ना शुरू करती है और हम देखते हैं यदुम्मा उसको छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं जो लगातार पूजा कर रही थी और उन अस्थियों के विसर्जन के बाद हम देखते हैं वो आत्मा तारा को भी छोड़कर चली जाती है और अब तारा ठीक हो जाती है। अब एंथोनी और उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। वो लोग अनम्मा और उनकी टीम को थैंक यू बोलते हैं। अब कहानी शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं लोकनाथ अनम्मा के साथ बैठकर वो स्टोरी सुन रहा था। तभी हम देखते हैं अनम्मा को एक कॉल आता है तो लोकनाथ को बताती है कि किसी के घर में छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो लोकनाथ साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है। पहले तो अनम्मा मना कर देती है, फिर वो बोलता है आखिरी बार मुझे ले चलो। तो अनम्मा साथ ले आने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो बताए हुए एड्रेस पर पहुँचते हैं तो देखते हैं एक सुनसान और खाली घर होता है। हम उस कुत्ते को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसने अनम्मा की कार से टकराकर अपनी जान दे दी थी। उस कुत्ते की डेड बॉडी वहीं पड़ी होती है घर के पास में। अनम्मा घर के अंदर चारों तरफ देखती है, वहाँ कोई नहीं होता है। तो लोकनाथ बाहर आ जाता है लेकिन अनम्मा उन्हीं घर के अंदर विंडो के पास खड़ी हो जाती है। और इधर हम देखते हैं अनम्मा अपना बैग कार में ही भूल गई थी जिसमें उसका लॉकेट था। और तभी हम देखते हैं यदुम्मा की आत्मा अनम्मा के पास आकर खड़ी हो जाती है। इसका मतलब इतने सालों बाद भी यदुम्मा की आत्मा अभी भी यहीं भटक रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।